बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, तो इसकी शुरुआत हम बिल से ही करते हैं। बिल के बारे में आप जानते हो बिल होता क्या है। मैंने कई दफे बताया था कि बिल जो टर्म है वो तब यूज की जाती है जब हम उधार में कुछ खरीद लेते हैं और बेचने वाला हमसे लिख करके कहता है कि भाई ये हमारा पैसा है, इसको दे दो, तो उस जो वो लिख करके भेजता है जो नोट, उसको हम बिल कहते हैं। तो ऐसे ही जब एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को कुछ सामान बेचता है, तो जो एक बिजनेसमैन होता है यानी कि जो सेलर बिजनेसमैन होता है, वो बायर बिजनेसमैन को कहता है कि भी आप उधार सामान अगर खरीद रहे हैं तो मैं एक बिल बना के भेज रहा हूं, आप इस बिल पे साइन कर देना। जो ये सेलर जब ये बिल बना के भेजता है इसके पास, तो इसको कहते हैं कि ये बिल ड्रॉ कर रहा है, इसको कहते हैं ड्रॉइंग ऑफ ए बिल। ये बिल ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि ये बिल ड्रॉ कर रहा है सेलर, इसलिए जो सेलर है उसको हम ड्रॉअर बोल देते हैं, बिल का ड्रॉअर इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये बिल ड्रॉ कर रहा है। और इसको हम बिल का मेकर भी बोल सकते हैं, बिल का राइटर भी बोल सकते हैं, इसको सेलर भी बोलते हैं, सप्लायर भी बोलते हैं। अब इसके बाद जिस पर्सन पे ये बिल लिख रहा है, यानी कि जो बायर बिजनेसमैन है, इस बायर बिजनेसमैन पे ये बिल लिख रहा है कि भाई मैं तुम्हें 10,000 का सामान बेच रहा हूं, आप इस 10,000 रुपए को 2 महीने बाद पे कर देना मेरे को। तो जिसके पास ये बिल लिख करके भेजता है इसको बोलते हैं ड्रॉई, इसको ड्रॉई बोलते हैं। या तो ड्रॉई के अलावा इसको हम बायर, परचेजर, कस्टमर, डेटर, इन नामों से भी जानते हैं। इसके अलावा एक नाम और होता है इसका, जो बायर होता है इसको हम पेयर भी बोलते हैं, PAYER, पेयर, पे करने वाला। और ये जो सेलर होता है, अगर ये स्वयं प्राप्त करेगा इस बिल का पैसा, मतलब इस बिल को ये अपने पास रखेगा, तो ये जो सेलर है ये पेई भी रहता है। पेई का मतलब होता है पाने वाला, यानी कि प्राप्त करेगा पैसा। और जो बायर है उसको हम पेयर भी कहते हैं। तो ये टर्म्स हैं, आगे भी आ जाएंगी। जब ये बायर इसके भेजे गए बिल पे साइन कर देता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सेप्टेंस, यानी कि बिल एक्सेप्टेड बाय द बायर। बायर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। When a bill is accepted by the buyer, now this bill becomes bill of exchange। तो ये जो बिल है, अब ये बिल बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, इसके लिए एक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 में ये एक्ट बना था, लेकिन ये अपडेट होता रहता है। 2019 में भी इसमें अपडेशन हुआ है। तो इस एक्ट के तहत ये आ जाता है और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इसके द्वारा गवर्न होते हैं इस एक्ट के माध्यम से। तो एक सेफ्टी हो जाती है। अब 2 महीने बाद सेलर के पास प्रूफ रहेगा बायर से कहने का कि भी देखो ये तो बिल बना हुआ है, आप पैसा पे करो। अगर बायर मान लो पैसा देने में आनाकानी करता है तो ये प्रूफ रहेगा सेलर के पास, और इस प्रूफ को लेकर के ये कोर्ट में जा सकता है और इससे अपने पैसे की वसूली निश्चित कर सकता है, इंश्योर कर सकता है। अब बात करते हैं हुंडीज एंड इट टाइप्स। दरअसल आज की डेट में, क्योंकि अब ये एक्ट बन गया है, तो इस एक्ट में कहा गया है ऐसे जो प्रपत्र होते हैं, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है साख। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, उधार का हो या साख का हो, इसका इंस्ट्रूमेंट होता है ये। जब हम सामान उधार बेचते हैं तो जो बिल बनता है वो एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है, साख पत्र होता है। अब जब ये एक्ट बन गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो इस एक्ट में ऐसे जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है इनको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन इस एक्ट से पहले, यानी कि पुराने भारत में, प्राचीन भारत में, इसके लिए जो टर्म यूज होती थी वो यूज होती थी हुंडी। तो हालांकि ये एकदम इसके जैसा नहीं होता था, कुछ डिफर हो सकती थी इसकी चीजें, क्योंकि जब गवर्न इससे हो रहा है तो इसकी कंडीशन आज इसके अनुसार है। उस समय जो गवर्न हो रहा था तो उस समय कोई एक्ट नहीं था, वो जो भारतीय परंपरा थी, ट्रेडिशन थी, उसके अनुसार वो बनते थे। खैर, पुराने समय में ये जो बनते थे इनको हम पॉपुलर तौर पे हुंडी कहते थे। और ये जो हुंडीज होती थी ये भारतीय भाषाओं में ही लिखी भी जाती थी।
इसके जो 3 मुख्य प्रकार हैं ये एनसीईआरटी में भी दिए हैं और ये एक आध किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी मेरे ध्यान नहीं है इसलिए ये यहाँ पे मैंने रखे भी हैं, तो इनको जरूर पढ़ लेना। सहयोग हुंडी, सहयोग हुंडी जो होती है, दिस इज ड्रॉन बाय वन मर्चेंट ऑन अनदर, मतलब ठीक बिल की तरह ही होता है ये, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन पे लिख देता है और जो दूसरा बिजनेसमैन है वो इसकी पेमेंट करेगा, और जिस बिजनेसमैन ने इसको लिखा है वो इसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करता था कि ये किसी और बिजनेसमैन को दे देता था, वो किसी और को दे देता, वो किसी और को दे देता था, अल्टीमेटली ये पहुंचता था एक पर्सन जो कहलाता था साहू, ये शाह उसको बोलते थे, यानी कि जो बनिया, महाजन, शाह इन सब की कैटेगरी को होते थे, यानी कि एक रेप्यूटेड व्यक्ति होता था जिसके ऊपर लोगों को विश्वास होता था कि ये पैसे दे देगा, मतलब वो बैंकर का रोल प्ले करता था। तो उस शाह के पास अल्टीमेटली ये जाकर के रोकता था बिल और वो शाह इसकी पेमेंट इससे वसूल देता था जिस पे लिखा गया था। नेक्स्ट है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी जो है ये पेबल एट साइट होती थी और ये डिमांड बिल की तरह या डिमांड ड्राफ्ट या डिमांड चेक की तरह होती है, यानी कि ऑन डिमांड इसकी पेमेंट मिल जाती थी। मुद्दती हुंडी, मुद्दत यानी कि समय, इसमें समय निश्चित रहता था, इसको मुद्दती या मियादी हुंडी कहा जाता था। ये एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती थी जिसको आज की डेट में हम टाइम बिल कह सकते हैं, यानी कि समय पे पेमेंट होगी इतने समय के पश्चात निश्चित तौर पे। इसके बाद अब देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ चीजें, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं सारी चीजें, आप इसमें से पढ़ लेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कौन बनाता है, कौन राइट करता है, मेकर साइन करता है, एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर, ये फीचर है बिल ऑफ एक्सचेंज की, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये आप इसमें से पढ़ लेंगे। इसके बाद है पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए पार्टी कौन कौन हो सकती हैं, तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। ड्रॉअर एक पार्टी हो सकता है। ड्रॉअर कौन होता है, जो ड्रॉ करता है यानी कि जो लिखता है इसको, जिसको हम मेकर या राइटर ऑफ बिल भी कह सकते हैं। ये सेलर होता है, वही ड्रॉअर होता है। ड्रॉई, ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसके ऊपर ये बिल लिखा जाता है, यानी कि ये बायर या इसको कहो डेटर। तीसरी बात, पेई कौन होता है, पेई का मतलब प्राप्त करने वाला यानी कि पाने वाला, ये वो पर्सन होता है जिसको इस बिल का पैसा मिलेगा। अब देखिए सामान्यतया अगर जो ड्रॉअर है यानी कि सेलर है, मान लो उसने बिल लिखा ड्रॉई के ऊपर और ये बिल इसने अपने पास ही रखा, किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया, तो ड्रॉअर विल बी पेई। ऐसा करके भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ड्रॉअर कैन बी पेई, ड्रॉई कैन बी पेई, तो ड्रॉई कैन नेवर बी पेई, ड्रॉई पेई नहीं होगा, ड्रॉअर पेई हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर पेई हो सकता है और ड्रॉअर पेई नहीं भी हो सकता है। तो ड्रॉअर यानी कि जो सेलर है वो पेई यानी कि पैसा भी प्राप्त करने वाला वही हो सकता है अगर उसने बिल अपने पास रखा, लेकिन पेई कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। मान लो ड्रॉअर ने ये बिल अपने पास नहीं रखा, ये बैंक में जमा कर दिया और बैंक से पैसे ले लिए, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक पेई हो जाएगा। अगर इस ड्रॉअर ने किसी से सामान खरीदा अपने क्रेडिटर से, अपने सप्लायर से, और अपने सप्लायर को ये बिल दे दिया, तो वो जो सप्लायर है वो पेई बन जाएगा। तो पेई वो होगा जो पैसा प्राप्त करेगा। अब आगे आ जाता है प्रोमिसरी नोट। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई अंतर नहीं है, इनकी अकाउंटिंग की एंट्री बिल्कुल एक ही जैसे होती है। प्रोमिसरी नोट को भी बिल रिसीवेबल और बिल पेबल ही कहा जाता है, यानी कि जो ड्रॉअर है उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है, ड्रॉअर के लिए बिल पेबल होता है। लेकिन इसमें जो प्रोमिसरी नोट है इसमें व्यवहारिक अंतर है, इसमें जो अंतर है वो व्यवहार का है। ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ही इस पे भी गवर्न होता है, प्रोमिसरी नोट भी। बाकी की कंडीशन है इसकी भी वैसी होती है, कुछ अंतर होते हैं केवल कि जो प्रोमिसरी नोट है वो बनाया जाता है उसके द्वारा जो बायर होता है यानी कि जो खरीदार है वो ये नोट लिखता है कि आई प्रोमिस टू पे दिस अमाउंट, यानी कि वो स्वयं प्रोमिस करता है रिटर्न में। तो ये जो होता है इसका जो ड्रॉअर रहता है प्रोमिसरी नोट का वो उल्टा हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज से। प्रोमिसरी नोट का जो ड्रॉअर होता है वो होता है कस्टमर, और वो कस्टमर लिखता है अपने क्रेडिटर पे, यानी कि जो पेई होगा, जो पैसा प्राप्त करने वाला होगा, वो यहाँ पे ड्रॉई कहलाता है। तो इसको आराम से देख लेंगे, यहां से पता चल जाएगा। फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट ये मैंने अभी बता दी है, वही सब फीचर्स हैं। पार्टीज टू ए प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट की पार्टी कौन कौन सी हो सकती है, ज्यादातर इसकी दो पार्टी रहती है, मेकर और ड्रॉई। मेकर को ड्रॉअर भी कहते हैं। ये प्रोमिसर होता है यानी कि जो प्रोमिस कर रहा है, यानी कि इसको कस्टमर भी कह सकते हैं और इसको डेटर भी कह सकते हैं। इसको इसके अलावा हम कस्टमर
और डेटर भी कह सकते हैं। ड्रॉई वो होता है जो पे यानी कि पैसा प्राप्त करेगा, या प्रोमिसी जिसको प्रोमिस किया जा रहा है। इसके अलावा इसको हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं और इसको हम सेलर भी कह सकते हैं। इसके बाद है एडवांटेज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एडवांटेज तो इसके आप पढ़ लेंगे आराम से। फ्रेमवर्क फॉर रिलेशनशिप, मतलब एक रिलेशनशिप मजबूत बन जाती है। भाई रिटर्न में हो गई तो अब धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। टर्म और कंडीशन निश्चित रहती हैं तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, लिखित रहती है। कन्वीनियंट मीन्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का एक सुविधाजनक साधन है, यानी कि हमें किसी से उधार खरीदना है तो अगर बिना लिखा पढ़ी लेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन ये बिल बन जाता है तो बेचने वाले को भी सुविधा रहती है। कंक्लूसिव प्रूफ, ये एक प्रूफ रहता है अपने आप में सेल परचेज की ट्रांजैक्शन का, उधार खरीदा और उधार बेचा तो उसका एक प्रूफ हो गया। और इजी ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी इजी इसलिए होती है जैसा कि हमने बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे पेमेंट में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरे ग्राहक से मिल गया बिल, मैंने कहा बिल्स रिसीवेबल है मेरा, अब मैं किसी से सामान खरीद के ला रहा हूं तो मैं इसी बिल को उसको मेयरली डिलीवर करके ट्रांसफर कर सकता हूं। मतलब मैं उसको दे दूंगा कि ये 10,000 का बिल है, मेरा ग्राहक आपको दे देगा 2 महीने बाद, तो इजीली ट्रांसफर भी हो जाता है। अब बात आती है मैच्योरिटी ऑफ बिल। इस बिल की मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी वो डेट होती है, वो तिथि होती है जिस दिन तक इसकी पेमेंट आवश्यक रूप से हो जानी चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब उस डेट से होता है जिस दिन ये पैसा ड्यू हो जाता है जनरली, और ये मतलब ट्रेडिशनली का हो या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इस बात का वर्णन है कि जब बिल की जो लास्ट डेट आएगी उसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए जाते हैं। अब ये 3 दिन ग्रेस के जोड़े जाते हैं, ये दोनों ही चीजें हैं, एक तो कन्वेंशन है इसलिए, और दूसरा ये एक्ट में 1881 का जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें वर्णन है इस बात का, इसलिए 3 दिन दिए जाते हैं। एक तरह से ये ग्रेस पीरियड होता है कि भाई जैसे डेट हो गई लास्ट, आपको पेमेंट करना है आज, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 3 दिन की वो आपको ग्रेस है, आप 3 दिन के अंदर अंदर अपना पेमेंट कर दीजिए पूरा। बात है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं दोनों तरीका से इसको कैलकुलेट करना बता रहा हूं। एक तो होता है कि जब डेज में इशू किया गया हो, यानी कि बिल 2 तरीके से इशू हो सकता है। अगर डेज में इशू हुआ है, जैसे बिल ड्रॉन ऑन 1 जनवरी, ये कैलकुलेशन का भी पूरा पता चल जाएगा, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। बिल ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर 40 डेज, तो इसकी मैच्योरिटी डेट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? जब डेज में होता है तो डेज ही गिनने हैं आपको। अब 1 जनवरी को ये जो बिल है, आप देखेंगे कि जनवरी में जो टोटल डेज होते हैं वो कितने होते हैं, वो 31 डे होते हैं जनवरी में। तो आपको ये जो 40 दिन पूरे करने हैं, आप कैसे करोगे? आप देखोगे जनवरी में कितने दिन बच गए। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जनवरी 31 की है या 30 की है। इवन कभी कभी जब फरवरी होती है तो आपको लीप ईयर का भी ध्यान रखना होगा, फरवरी 28 डेज की है या 29 की है, जब डेज का कैलकुलेशन करेंगे तो इसलिए इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो ऐसे करेंगे कि जनवरी में 1 जनवरी को तो ये लिखा ही गया है, अब जनवरी में कितने दिन और बच गए, जनवरी में दिन बच गए 30, क्योंकि 31 की होती है, प्लस अब हमें 40 दिन पूरे करने हैं। तो 40 दिन जो है, ये 30 दिन तो हो गए जनवरी के, जनवरी का जो महीना है इसके हो गए 30 दिन। अब बाकी फरवरी के कितने दिन हो जाएंगे, तो फरवरी के 10 दिन और चाहिए। अब जाकर के ये बना कितना, 40 दिन हो गया। मान लो ये 70 दिन होता तो फरवरी के पूरे दिन जोड़ लेते और मार्च के बाकी दिन जोड़ते, 70 पूरा करना था। तो ऐसे ही 30 और 10 40 दिन हो गए। अब जो रूल है 3 दिन ग्रेस का, वो 3 डेज जोड़ देंगे ग्रेस के। तो 3 डेज जब ग्रेस के आप जोड़ेंगे तो इसकी जो मैच्योरिटी, ये ड्यू डेट जो आएगी, इसकी ड्यू डेट आ जाएगी कितनी, 10 फरवरी में 3 दिन जोड़ेंगे तो 13 फरवरी। ये रूल है, क्लियर हो गया होगा। अब ये 13 फरवरी इस तरीके से डेज में निकल आई। अब यहीं पे मैं उसके बाद जब मंथ्स में निकलता है तो कैसे निकलेगा, ये भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अभी मंथ्स, मान लो यही सिचुएशन है, ये बिल ड्रॉ किया गया, ये बिल ड्रॉ किया गया, बिल ड्रॉन ऑन 1 जनवरी, और इसको मैं कह देता हूं इस बार फॉर 2 मंथ्स। मान लो ये 2 महीने का है। अब 2 महीने का है तो इसकी जो ड्यू डेट है वो कैसे निकालोगे, ड्यू डेट की कैलकुलेशन,
इस बार फिर से हम अब ड्यू डेट अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार जब ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका रहेगा, हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 जनवरी को निकाला है। जब 1 जनवरी को है तो अब हमें दिन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जब मंथ्स में होगा पीरियड तो डेज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 2 महीने का है तो 1 जनवरी से 2 महीने कब पूरे होंगे, 1 जनवरी से 1 फरवरी को 1 महीना हो जाएगा और 1 मार्च को 2 महीने हो जाएंगे। तो 1 मार्च यानी कि 1 मार्च को 2 महीने पूरे। यहाँ पे महीने लगाने का तरीका एकदम सीधा ऐसा रहता है, 1 जनवरी से 1 मार्च, 1 फरवरी को 1 महीना, 1 मार्च को 2 महीना, 1 अप्रैल को 3 महीना। डेज को याद रखने की जरूरत नहीं है। और 1 मार्च में अब ऐड कर देंगे हम 3 डेज ग्रेस के, बस 3 डेज ग्रेस के तो जोड़ने ही, चाहे मंथ में हो या डेज में हो। तो इस तरीके से अब जो पीरियड आ जाएगी, इसकी ड्यू डेट आ जाएगी, वो 1 मार्च में 3 दिन और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 4 मार्च। बस ये आसान सा तरीका है। अब इसमें 2 केस और हैं, उनको ध्यान रखना है। अगर मान लो जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट इज गवर्नमेंट हॉलीडे, ये मैं वर्ड जान करके यूज कर रहा हूं। गवर्नमेंट हॉलीडे का मतलब ये हो गया कि या तो ये डेफिनेट हॉलीडे है कि संडे है, या ये डिक्लेयर्ड हॉलीडे है सरकार के द्वारा। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जो गजेटेड हॉलीडेज होते हैं। अगर ड्यू डेट ऐसा दिन पड़ जाता है तो क्या होता है कि 1 डे अर्लियर, 1 डे अर्लियर, यानी कि अगर इस केस की मैं बात करूं तो जो 4 मार्च था, ये ड्यू डेट इन अबव केस, चलो मैं ऐसे बता देता हूं इसको बोल के, ये जो 4 मार्च है ये एक दिन पहले यानी कि 3 मार्च को ही बन जाता। अबव केस में ये 3 मार्च को ही तब ड्यू हो जाता, अगर ये संडे होता या गजेटेड हॉलीडे होता। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है, तो अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो गई तो क्या करेंगे। अगर जो ड्यू डेट है वो मान लो कोई इमरजेंसी हॉलीडे है, अगर ड्यू डेट इज इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे होगा कि पहले से पता नहीं था, अचानक कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आज छुट्टी कर दी, या मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकती है, मिस हैपनिंग कुछ भी हो सकती है, अचानक जब छुट्टी होगी तो 1 डे लेटर, 1 डे लेटर, यानी कि अब जो 4 मार्च था, अगर ये 4 मार्च ऐसा होता इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता तो हम अब इसको 5 मार्च ड्यू डेट हो जाती। बिल ऑन डिमांड या बिल एट साइट, ये दोनों एक ही बात है। इस केस में पेमेंट इमीडिएटली की जाती है ऑन डिमांड, यानी कि जब बिल दिखाया जाएगा, डिमांड की जाएगी या जब बिल दिखाया जाएगा साइट पे। इसमें कोई ग्रेस पीरियड भी अलाउ नहीं रहता है। जैसे मान लो कि 10 जनवरी को बिल की पेमेंट मांगी जा रही है तो 10 जनवरी को ही की जाएगी, इसमें कोई ग्रेस अलाउड नहीं होता है। सेकंड है बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट के मामले में होता है कि इसमें एक फिक्स्ड पीरियड, जितने दिन के लिए बिल इशू होता है उसके बाद पेमेंट होती है, लेकिन उस पीरियड की जो कैलकुलेशन चलती है वो चलती है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल। जैसे कि कोई बिल इशू किया गया था, मान लो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ड्रॉ किया गया था बिल, यानी कि बिल लिखा गया था बिल के बनाने वाले के द्वारा, और यही बिल एक्सेप्ट किया गया था मान लो 5 जनवरी को, 5 जनवरी को ये एक्सेप्ट हुआ था। तो 2 डेट हो गई, इसको कहेंगे डेट ऑफ ड्रॉइंग और इसको कहेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी कि जो क्रेडिटर था उसने 1 जनवरी को ये लिखा बिल ड्रॉ किया, लेकिन जो डेटर था, कस्टमर था, उसके पास पहुंचने में समय लगा और उसने 5 जनवरी को अपने साइन कर दिए एक्सेप्टेंस पे, यानी कि एक्सेप्टेंस हो गया। तो अब बात है कि जब इसकी कैलकुलेशन होगी बिल आफ्टर डेट की, तो इसमें ये बिल मान लो 2 महीने के लिए लिखा गया, तो ये जो 2 मंथ्स कैलकुलेट किए जाएंगे, 2 महीने ये कैलकुलेट किए जाएंगे, यहां से 1 जनवरी से कैलकुलेट किए जाएंगे। 1 जनवरी से 2 महीना हो जाएगा फरवरी और मार्च, 1 मार्च को पूरा हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें 3 दिन ग्रेस के भी जोड़े जाएंगे, और इस तरह कुल मिलाकर के 4 मार्च इसकी मैच्योरिटी डेट होगी। सेकंड केस जो है बिल आफ्टर साइट, इसमें कहा जाता है कि जब बिल देखा गया, यानी कि उसने देखा जिस पे बिल लिखा गया था, इसमें भी फिक्स्ड पीरियड का
के बाद पेमेंट होती है, लेकिन जो फिक्स पीरियड की कैलकुलेशन होती है वो होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल, जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया। और ग्रेस पीरियड भी इसमें अलाउड होता है। तो इसमें ग्रेस पीरियड अलाउड होता है, बिल आफ्टर डेट में भी अलाउड होता है, लेकिन बिल ऑन डिमांड या बिल एट साइट में कोई ग्रेस अलाउड नहीं होती है। अब ये जो बिल आफ्टर साइट है इसका एग्जांपल यहीं से लेते हैं। अब ये जो हमने रखा एग्जांपल कि मान लो कस्टमर ने 5 जनवरी को उसको एक्सेप्ट किया था, तो इस केस में ये वाला जो केस है इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे उसी ऊपर वाले के एग्जांपल को लेते हुए, तो वो 5 जनवरी से काउंट होगा 2 महीना, यानी कि 5 जनवरी से हम 2 मंथ्स लगाएंगे। तो सीधा सीधा जब मंथ्स में होता है तो केवल मंथ काउंट किया जाता है, दिन ध्यान नहीं रखा जाता। यानी कि 5 जनवरी से 1 महीना पूरा हो जाएगा 5 फरवरी को, और 2 महीना पूरा हो जाएगा 5 मार्च को। तो 5 मार्च को तो 2 महीने पूरे हुए, प्लस इसमें 3 डेज जोड़ देंगे हम ग्रेस के, और इसलिए जो ड्यू डेट बनेगी 5 + 3 यानी कि 8 मार्च बनेगी। तो बस ये केस होता है इन तीनों का। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखेंगे कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबसे पहले इसमें इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, इन दोनों केसेस को हम समझेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब किसी भी चीज का पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग में किस तरीके से उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और किस तरीके से उसको लेजर में रखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, या सेलर या क्रेडिटर का हो या सप्लायर का हो। जनरली जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जब बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना, या इशूअर भी इसको कह सकते हैं, इशू करता है, या इसको मेकर भी कह सकते हैं, बनाता है बिल। ये सेलर होता है, ये क्रेडिटर होता है, या सप्लायर होता है। एक ही बात है इन सबका। कुल मिलाकर के जिसका पैसा उधार है वो लिखता है बिल। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो जिसका पैसा उधार है वो बिल लिखता है। जब वो बिल लिखता है तो हम उसको ड्रॉअर कहते हैं। तो ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री किस तरीके से होगी। जर्नल एंट्री जब भी हम करते हैं तो ये देखना जरूरी होता है कि हम किसकी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए रिकॉर्ड करते हैं और जो दूसरी पार्टी है उसको हम रिकॉर्ड में रखते हैं। इस बात को इस एंट्री से यहाँ पे क्लियर करेंगे। इस एग्जाम्पल एक रखा है, अनिल ने ड्रॉ किया एक बिल 1 जनवरी 2020 को विक्रम पर 2 महीने के लिए 5,000 रुपए का। अब यहाँ पे चाहे गुड्स बेची थी, अभी बेची या कभी पहले बेची, इससे कोई विशेष मतलब नहीं होता है। हम सीधे डायरेक्ट बिल के ट्रीटमेंट पे बात कर रहे हैं। पहले से अनिल का कोई रुपया चाहिए था विक्रम पे 5,000 रुपए, तो अनिल ने बिल लिख दिया 1 जनवरी को विक्रम पे 2 महीने का, और विक्रम ने उस बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है भाई 2 महीने बाद मैं आपके पैसे दे दूंगा, मैंने आपसे कोई सामान खरीदा था या कुछ सप्लाई लिया था, कुछ भी था, उसके 5,000 रुपए इसने एक्सेप्ट भी कर लिए। तो केवल अगर मैं इस बात की कहूं तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। इसकी एंट्री होगी, अनिल ने जब बिल लिखा तो यहाँ पे जिस डेट को, यानी कि ड्राइंग की जो डेट होती है उस दिन एंट्री हो जाती है। जनवरी 1 को इन्होंने बिल लिखा, हम अनिल की बुक में लिख रहे हैं, तो अनिल की तो बुक है ही। अब ये ध्यान रखेंगे कभी भी ओनर का नाम नहीं आता है एंट्रीज में, क्योंकि उसकी तो बुक ही है। अब हम लिखेंगे दूसरी पार्टी का नाम, यानी कि विक्रम। तो विक्रम पे उसने बिल लिखा। जो बिल लिखता है उसके लिए एक्सेप्टेंस होने के बाद वो बिल बीआर बन जाता है। तो ये अपने यहाँ बीआर एक एसेट हो गई, इसकी बीआर अकाउंट डेबिट करेगा, और बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, साथ ही जिसने इसका बिल एक्सेप्ट कर लिया उसको ये यहाँ पे क्रेडिट कर देगा। उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं मैं उसका कारण भी बताऊंगा। टू विक्रम, विक्रम को क्रेडिट इसलिए कर दिया क्योंकि विक्रम इसका डेटर था, देनदार था। डेटर जो होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। अब क्योंकि विक्रम ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो ये जो डेटर है विक्रम, ये कन्वर्ट हो गया हमारा एसेट में। अगर इसको कभी आप एग्जांपल कहो कि आपसे कोई कहे कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एक एसेट कम हो जाए और दूसरी एसेट बढ़ जाए, तो ये इस टाइप का एक एग्जांपल है। क्योंकि जो डेटर होते हैं, विक्रम डेटर है अनिल का, ये एसेट होते हैं। तो एक एसेट कम हो गई, डेटर कम हो गया विक्रम, और बीआर बढ़ गया, दूसरी एसेट बढ़ गई। कुल मिलाकर के इसको हम जितने रुपए से ये बिल हमने इशू किया उसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे 5,000 रुपीज। तो ये इसका एंट्री करने का सामान्य सा तरीका है। अब ये बीआर हो गया एसेट अनिल का। आगे देखते हैं, अगर मान लो इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते रहेंगे और सारे ट्रीटमेंट इसी से करा देंगे।
रिटेनिंग द बिल टिल मैच्योरिटी, मान लो बिल को इसने मैच्योरिटी तक अपने पास रखा अनिल ने, ड्रॉई कीप्स द बिल एंड गेट्स द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। तो एग्जांपल उसी को आगे बढ़ाते हैं। अनिल ने ड्रॉ किया था एक बिल 1 जनवरी 2020 को विक्रम पर 2 महीने का, और विक्रम ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब है द बिल वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, जो बिल था वो मैच्योरिटी पे मेट हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जब मैच्योरिटी आई यानी कि जब ड्यू डेट आई तो बिल की पेमेंट समय से मिल गई। जब बिल की पेमेंट समय से मिल गई तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे पेमेंट करने की करेंगे। पहली एंट्री उसी को मानेंगे जो अभी बताई थी, और जब इसकी पेमेंट आएगी अनिल के पास तो अनिल के पास कैश आ जाएगा। पेमेंट आएगी कब? ड्यू डेट हमको कैलकुलेट करनी होगी, और ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करेंगे? ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 1 जनवरी को ये बिल ड्रॉ हुआ था। अच्छा, एक बात मैं पहले नहीं बताई थी, उसको यहाँ पे बता देता हूँ। जब बिल के बारे में ये नहीं बताया गया हो कि ये बिल एट साइट है या बिल आफ्टर डेट है या किस कैटेगरी का है, तो हमेशा बिल माना जाता है कि बिल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट यानी कि ड्राइंग की डेट के बाद, मतलब जो पीरियड आप काउंट करोगे वो ड्राइंग की डेट से करोगे जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है, और ग्रेस पीरियड भी आप दोगे। तो ये सामान्य रूल आपको मानना है जब कोई ऐसी जानकारी नहीं हो कि ये बिल किस तरीके का है। तो अब हम यहाँ पे मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे। तो 1 जनवरी जो है इसमें हम प्लस कर देंगे, 1 जनवरी में हम प्लस कर देंगे 2 मंथ्स। 2 मंथ्स हम 1 जनवरी में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा। 2 महीने पूरे करने हैं, सीधे महीने से महीना लगाते हैं। 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 1 महीना होगा और 1 मार्च को 2 महीना हो जाएगा। तो ये इस तरीके से 1 मार्च हो गया, 2 महीने हो गए। लेकिन अब इसमें हम 3 डेज ग्रेस के भी देंगे। तो 3 डेज जैसे ही ग्रेस के देंगे तो ये हो जाएगा 4 मार्च, यानी कि अब जो हमारी एंट्री होगी वो हो जाएगी 4 मार्च को। तो इसलिए इसमें एंट्री करेंगे 4 मार्च को। फोर मार्च को हम एंट्री कर देंगे यहाँ पे, और एंट्री में लिख दिया जाएगा ये बिल का पेमेंट आ गया। तो अनिल की बुक्स में हम ये एंट्री कर रहे हैं, अनिल को पैसा मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट। कैश की जगह बैंक भी हो सकता है, अगर चेक से पेमेंट मिलती है तो वो नॉर्मल बात है। कैश अकाउंट डेबिट, और एंट्री हो जाएगी टू, अब जो इसका बिल रिसीवेबल था वो समाप्त हो जाएगा, जो इसकी एसेट थी वो समाप्त हो जाएगी, टू BR। और इसका मतलब हुआ कि अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बिल, बिल से अमाउंट कलेक्ट हो गई। इस तरीके से बस 5000 से ये एंट्री भी पूरी हो जाएगी। नरेशन आप लिख लेंगे, जैसी ट्रांजैक्शन है वैसी नरेशन लिख दी जाती है एंट्री में। इसके बाद अगला ट्रीटमेंट देखते हैं, सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन बिफोर मैच्योरिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्रेडिटर होते हैं, यानी कि जो ड्रॉई होता है, यानी कि जो सेलर होता है, वो क्या करते हैं, उनके पास समय नहीं होता, बहुत सारे बिल होते हैं उनके पास कि वो खुद कलेक्ट करें, तो वो अपने बैंक को भेज देते हैं जब मैच्योरिटी डेट आती है उससे कुछ दिन पहले कलेक्शन के लिए, और उनका बिल, उनका जो बैंक होता है वो उनकी तरफ से बिल को कलेक्ट कर लेता है। तो जब इस टाइप की ट्रांजैक्शन दी गई हो, इस टाइप की इंफॉर्मेशन हो, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। अनिल ड्रॉ करता है एक बिल 1 जनवरी 2020 को, सेम केस है, विक्रम को 2 महीने का 5000 रुपए का, और विक्रम से एक्सेप्टेंस मिल जाती है इस बिल की। 1 मार्च 2020 को बिल को बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। आपको याद होगा अभी हमने कैलकुलेट किया था कि जो इसकी ड्यू डेट बन रही है वो बन रही है 4 मार्च। 4 मार्च से पहले ही 1 मार्च हो सकता है, इवन 10 दिन पहले हो सकता है, 12 दिन पहले हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन भेजा है उस दिन एंट्री करते हैं। 1 मार्च को बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा और बिल वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, यानी कि बिल की पेमेंट मिल गई मैच्योरिटी पे। तो अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कि जिस दिन वो भेजा उन्होंने भेजा वो मार्च 1 को। 1 मार्च को जब इन्होंने भेजा यहाँ पे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री, क्योंकि BR इनके यहाँ से चला गया, और ये इसको रिकॉर्ड में रखने के लिए लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए इन्होंने बिल भेजा है 5000 रुपए का, जितने का बिल था उतना यहाँ पे अमाउंट में आ जाता है, और इधर लिख दिया जाता है टू BR, यानी कि जो BR था वो अब इनके पास नहीं रहा, वो इन्होंने कलेक्शन के लिए भेज दिया। मान लो इसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है इनके पास 4 मार्च को, मतलब जब इसकी ड्यू डेट आई तो बैंक को वो पैसा मिल गया, तो बैंक इनको इन्फॉर्म कर देगा, इनका पैसा दे देगा,
और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी जिस दिन कलेक्शन की एंट्री आएगी। अगर मान लो ये कैश ले आते हैं तो कैश, अदरवाइज इनके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ता है, इसलिए जनरली बैंक यहाँ पे आ जाता है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ऊपर भी यहाँ पे डेबिट आना था, तो डेबिट हमेशा लगाएंगे डेबिट वाले अमाउंट के लिए। इधर ये 5000 कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और लिखेंगे मार्च 4 को ये एंट्री होगी, मार्च 4 को कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, इनको जितना मिल जाएगा उतना रुपए ये लिख देंगे। और अब ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन था इसको ये कैंसिल कर देंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन्होंने रिकॉर्ड के लिए लिखा था, अब उसका पैसा आ गया, केस खत्म। नेक्स्ट ऐसे ही अगला केस है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अगर बिल को डिस्काउंट कराया जाए, देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कभी कभी जो सेलर होते हैं उनको बिल तो मिल गया, लेकिन सेलर को भी आगे सामान खरीदना है, अपनी पेमेंट करनी है, तो जो सेलर होता है वो क्या करता है, उसको कैश की जरूरत पड़ गई तो वो बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि भी हमें पैसे की जरूरत है और हमारे बिल की जो पेमेंट है वो 1 महीने या 2 महीने बाद आएगी। तो बैंक वालों से वो पैसा मांगते हैं, बैंक वाले उस बिल को रख लेते हैं और इनको पैसा दे देते हैं। इनको जब पैसा मिल जाता है डिस्काउंट कराने का तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया है। अनिल ने ड्रॉ किया बिल 1 जनवरी 2020 को, वही केस है सेम, 2 महीने का 5000 का। विक्रम ने एक्सेप्ट भी कर लिया था बिल को। अब 4 जनवरी 2020 को ही, यानी कि 4 जनवरी 2020 को ही इनको अनिल को जरूरत पड़ गई पैसे की और ये जाते हैं बैंक में और इन्होंने कहा बैंक वालों से डिस्काउंट कर दो, उन्होंने डिस्काउंट कर दिया और कुल मिलाकर के 4900 रुपए इनको मिल गए। दरअसल कुछ पैसे बैंक काट लेता है अपने खर्चे के, तो 100 रुपए बैंक ने काट लिए, तो अब इनको कुल मिला के 4900 रुपए मिले और मैच्योरिटी पे बिल की पेमेंट हो गई। तो इस केस में एंट्री कब और कैसे होती है, तो पहली एंट्री इस केस में जो बिल इशू किया वो तो ऐसे ही होगी जैसी पहले केस में बताई थी। जब ये बैंक से डिस्काउंट कराएंगे इसको तो उस समय एंट्री कैसे होगी, ये 4 जनवरी को ये जाते हैं बैंक और बैंक से ये डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक वाले इनको पैसा दे देंगे। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, बैंक वाले दरअसल बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं हमारे में, कैश ना दे करके। तो बैंक या कैश कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हो। एक्चुअल प्रैक्टिस में जो एक्चुअल इंपैक्ट होता है वही लिखा जाता है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, अब इनको जो पैसा मिला तो इनको पैसा मिला केवल 4900, तो जितना रुपया इनको मिला उतना ये यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे एंट्री आ जाएगी जो इनका पैसा कट गया, उसको ये कहेंगे डिस्काउंट एक्सपेंस या डिस्काउंट चार्ज। तो जो डिस्काउंट चार्ज इनको लग गया, डिस्काउंट चार्ज वो इनके लिए खर्चा है, डेबिट है। और याद रखना ये जो डिस्काउंट चार्ज है ये उसी को पे करना पड़ता है, उसी को बियर करना पड़ता है जिसने डिस्काउंट कराया है, यानी कि सेलर ने स्वयं इसको बियर करना होगा। तो टोटल 100 रुपए ये डिस्काउंट का बियर करेगा। बाकी एंट्री हो जाएगी क्योंकि बीआर इन्होंने बैंक में जमा कर दिया तो इनका नहीं रहा अब ये बीआर, अब ये बीआर चला गया बैंक के पास, तो 2 बीआर लिख देंगे। ये हो जाएगा 5000। कैसे बैंक से डिस्काउंट की एंट्री होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब बिल पेमेंट पे मैच्योरिटी पे पे हो गया तो अब इनके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी अनिल की, क्योंकि अनिल तो पहले ही पैसे ले चुके और बिल को ये बेच चुके हैं बैंक को, तो अब पैसा बैंक को मिल जाएगा, ये केस वहीं पे खत्म हो जाएगा, इनके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि साइनिंग एंड ट्रांसफरिंग द बिल बाय क्रेडिटर या ड्रॉअर टू हिज क्रेडिटर। मतलब जैसे अनिल जो सेलर थे यहाँ पे, उनके पास ये बिल था 5000 का, अब अनिल को किसी और की पेमेंट करनी थी, चेतन की, तो इसको पढ़ लेंगे इस एग्जाम्पल को, इसको देखेंगे इस मामले में। चेतन क्रेडिटर थे अनिल के, तो अनिल ने चेतन को दे दिया ये बिल कि भाई मेरा ग्राहक है विक्रम, वो पैसे देगा समय पे, आपको मिल जाएगा और आप इसको पेमेंट में एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ठीक है, अब अनिल क्या एंट्री करेंगे, अनिल अपने यहाँ एंट्री करेंगे इस बिल की, जिस दिन दिया है उस दिन। किस दिन दिया है, इन्होंने दिया 15 जनवरी 2020 को एंडोर्स किया चेतन को बिल, तो ये 15 जनवरी को लिखेंगे। अपने यहाँ तो बीआर इनके यहाँ पहले ही बन चुका है, अब जनवरी 15 को ये एंट्री करेंगे, जनवरी 15 को इनके यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कि
जो चेतन इनका क्रेडिटर था उस चेतन को अब ये कर देंगे डेबिट, तो चेतन को डेबिट कर देंगे, या तो चेतन डेबिट लिखेंगे या चेतन अकाउंट डेबिट, इस बात का ध्यान रखेंगे, या तो केवल चेतन डेबिट या चेतन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लग जाती है। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं यानी कि जब लोगों के नाम होते हैं या संस्था का नाम होता है तो या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और या केवल सीधा लिख देते हैं बिना अकाउंट लगाए। अकाउंट लगाना है आपको तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके लगाना होता है। चेतन अकाउंट डेबिट, तो चेतन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 5000 से, ये इनका 5000 का क्रेडिटर था और इन्होंने चेतन को दे दिया अपना बीआर, तो ये बीआर अब इनके पास नहीं रहेगा और इसलिए ये बीआर इनके यहां से हो जाएगा खत्म। अब इसके बाद क्या होगा कि मान लो इस केस में कहा था कि बिल वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, बिल मैच्योरिटी पे मैट हो गया तो अनिल के यहाँ तो कोई एंट्री अब होनी नहीं है क्योंकि ये जो बीआर था ये तो चला गया चेतन के पास और चेतन को ये पहले ही सेटल कर चुके हैं उसकी पेमेंट। तो अब अगर पैसा मिल गया चेतन को तो इनके यहाँ इसकी एंट्री कोई नहीं होगी। इसी के साथ हम देख लेंगे यहाँ पे कि क्या चेतन की बुक्स में भी कोई एंट्री होगी इसकी क्रेडिटर की, तो जी हाँ चेतन की बुक्स में एंट्री होगी। चेतन की बुक्स में पहली एंट्री तो होगी जनवरी 15 को, जब इनको ये बीआर मिला, जनवरी 15 को इनको ये बीआर मिला था अनिल से, तो अब ये इनका बीआर बन गया तो इनकी एसेट बन गई, इसलिए बीआर अकाउंट डेबिट लिखेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे बीआर अकाउंट डेबिट टू इनको जिससे मिला है, इनको अनिल से मिला है तो ये अनिल को अपनी बुक्स में डेबिट कर देंगे, तो सॉरी क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से 5000 की ये एंट्री इनके यहाँ पे हो जाएगी और ये बिल का ट्रांजैक्शन हुआ। साथ ही साथ जब ये बिल मैट हो जाएगा तो अभी हमने देखा था कि अनिल के यहाँ कोई एंट्री नहीं हुई थी क्योंकि पैसा तो चेतन को मिला, तो जब इसकी ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट हमने कैलकुलेट की हुई है पहले ही मार्च 4 को, जब ड्यू डेट आएगी तो ये पैसा जो मिलेगा वो कैश या बैंक अकाउंट जैसे भी पेमेंट मिलेगी वो एंट्री होगी इस बार यहाँ पे, वो एंट्री होगी चेतन के यहाँ पे क्योंकि कैश मिला चेतन को, तो ये 5000 रुपीज की जो एंट्री बनेगी इस बार ये चेतन के यहाँ बनेगी और यहाँ पे लिख देंगे इनको, अब इनके पास जो बीआर इनको मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, इनके पास ये बीआर एसेट था उस बीआर को ये कैंसिल कर देंगे टू बीआर बोल करके। तो इस तरीके से ये एंट्रीज होती रहेंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता रहता है। आगे देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई या बायर या डेटर या कस्टमर, यानी कि जिस पार्टी को पेमेंट करनी है उसके यहाँ क्या एंट्रीज होती हैं। तो अभी तक जितने भी केस हमने डिस्कस किए इन सब केसेस में मतलब चाहे उस बिल को मैच्योरिटी तक अपने पास रखा हो सेलर ने, क्रेडिटर ने, ड्रॉअर ने, या वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया हो या उसको एंडोर्स कर दिया हो किसी थर्ड पार्टी को या उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया हो, चाहे जो भी केस हो, अगर उस बिल की पेमेंट समय पे हो गई है तो जो एंट्री होती हैं बायर के यहाँ, कस्टमर के यहाँ या कहो ड्रॉई के यहाँ, तो उसके यहाँ एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको तो पैसे देने थे, चाहे वो पैसे बैंक में जमा करने पड़े उसको, चाहे वो पैसे उसको अनिल को देने पड़े, चाहे वो पैसे चेतन को देने पड़े, कहीं भी देने पड़े, उनके यहाँ एंट्री केवल पेमेंट करने की होगी। जैसे इसी एग्जांपल को हम फिर से लेते हैं और आप ये मान लो ये एग्जांपल अब तक जो हमने केस कराए उन सब से रिलेटेड है, चाहे जैसा भी केस हो। अगर ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल पे हो गया, तो बस विक्रम के यहाँ दो एंट्री होती हैं। एक एंट्री होती है पहले जब इन्होंने इस बिल को एक्सेप्ट किया था, बिल की एक्सेप्टेंस की अगर क्वेश्चन में अलग डेट दी हो तो उस दिन माना जाता है, नहीं तो जिस दिन ड्रॉ है उसी दिन मान लिया जाता है एक्सेप्टेंस को भी। तो जब इन्होंने बिल एक्सेप्ट किया उस टाइम पे इन्होंने ये बिल एक्सेप्ट किया था अनिल को, तो अनिल को ये डेबिट कर देंगे। अनिल को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनिल इनका क्रेडिटर था, तो जो क्रेडिटर था उसको डेबिट करके उन्होंने उसका हिसाब खत्म कर दिया कि भाई अब आप हमारे क्रेडिटर की लिस्ट में नहीं रहोगे और आपको क्योंकि हमने बीपी दे दिया है, तो ये बीपी दे दिया यानी कि एक बिल्स पेबल इनकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। एक दिन किसी ने क्वेश्चन पूछा था इस टाइप का कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन बताइए कि एक लायबिलिटी बढ़े और दूसरी कम हो जाए, तो ये उसी का एग्जांपल है। अनिल क्रेडिटर था विक्रम का, तो ये जो क्रेडिटर की लिस्ट में से अनिल कम हो जाएगा यानी कि क्रेडिटर कम हो गए, एक लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन बिल्स पेबल इनका बढ़ गया, तो बीपी भी लायबिलिटी होती है, एक लायबिलिटी कम हुई दूसरी बढ़ गई।
तो 5,000 रुपए से हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे और इस तरीके से ये एंट्री तो हुई इनके बिल एक्सेप्टेंस के समय की। नरेशन लिख देंगे, जैसे एंट्रीज की लिख देते हैं कि एक्सेप्टेंस गिवन टू अनिल, या जो भी आपको लिखना है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए केवल ट्रांजैक्शन की ब्रीफ में, वो नरेशन हो जाती है। दूसरी एंट्री इनके पास होगी जिस दिन इसकी मैच्योरिटी पे पेमेंट होगी, और मैच्योरिटी पे पेमेंट मार्च 4 को जो ड्यू डेट थी उस दिन इसकी क्योंकि पेमेंट सही से हो गई थी तो उसकी एंट्री इनके यहाँ पे होगी। अब ये जो बीपी था इनकी लायबिलिटी वो खत्म हो जाएगी, इनकी लायबिलिटी, क्योंकि उन्होंने अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी है। तो बीपी को डेबिट कर देंगे और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू कैश को या टू बैंक को। अगर कैश में पेमेंट की है तो कैश, और अगर चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक। तो इस तरीके से ये एंट्रीज हो जाती हैं ड्रॉई की बुक्स में या कस्टमर की बुक्स में। अभी तक हमने जो ट्रीटमेंट देखा वो तब तक का देखा जब सब सही सलामत था, यानी कि बिल की पेमेंट हुई थी, समय पे हुई थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल की पेमेंट समय पे हो जाए। कुछ केस ऐसे होते हैं जब बिल की पेमेंट नहीं हो पाती है। जब बिल की पेमेंट नहीं हो पाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि बिल का अनादर होना, कि भी अनिल ने ड्रॉ किया था बिल। उसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी ने बिल ड्रॉ किया था 1 जनवरी 2020 को विक्रम पर 2 महीने के लिए 5,000 रुपए का। अनिल सेलर थे, कोई सामान इन्होंने पहले बेचा होगा, विक्रम ने खरीदा होगा, विक्रम ने एक्सेप्ट भी कर लिया था बिल। लेकिन जब पेमेंट की डेट आई तो बिल वाज नॉट मेट ऑन ड्यू डेट। बिल नॉट मेट लिखा हो या कभी हो सकता है बिल वाज रिटर्न अनपेड, जो भी लिखा हो आपको मीनिंग निकाल लेना है कि अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई है तो इट मींस इट इज डिसऑनर ऑफ बिल, ये बिल का डिसऑनर है। बिल का डिसऑनर जब होगा तो क्या एंट्रीज होती हैं, तो बुक्स ऑफ अनिल, अनिल की बुक्स में इसकी क्या एंट्री होंगी जब डिसऑनर होगा। तो केवल मैं डिसऑनर की एंट्री यहां पे करूंगा, जो कंसर्न एंट्री है डिसऑनर वाली। डिसऑनर की एंट्री होगी मार्च 4 को। उसी एग्जांपल को हम आगे कर रहे हैं कंटिन्यू, जो अभी तक चल रहा था। मार्च 4 को जब पेमेंट होनी थी तो पेमेंट नहीं आई इनके पास। देखो अगर पेमेंट आती तो ये कैश डेबिट कर देते, अब लेकिन पेमेंट नहीं आई तो ये क्या करेंगे, अब अनिल कहेंगे कि जो हमारा डेटर था उसको फिर से डेटर की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। विक्रम को जिसको डेटर की लिस्ट से उन्होंने हटा दिया था, अब ये उनको फिर से अपने डेटर्स में शामिल कर लेंगे और सिंपल सी बात है, यहाँ पे विक्रम को डेबिट कर दिया जाएगा और टू क्रेडिट कर देंगे ये उस बिल को, क्योंकि बिल की मैच्योरिटी पूरी हो गई है और इसलिए अब ये बिल नहीं रहा, ये खत्म हो गया। तो बीआर एसेट खत्म हो गई। अब फिर से देखो जो बीआर इनको मिला था उस समय वो बीआर अब मैच्योर हो गया, खत्म हो गया है, इसलिए इन्होंने फिर से विक्रम को अपना डेटर बना लिया है अपनी बुक्स में। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री फिर से हो जाएगी 5,000 रुपए की। तो ये तो अनिल की बुक्स में हुई। अब जब डिसऑनर होगा तो विक्रम की बुक्स में क्या एंट्री होगी, तो याद रखें विक्रम की जो बुक में एंट्री होगी, विक्रम की बुक में भी एंट्री इसी तरीके से उसके कैंसिलेशन की ही एंट्री होती है। जब ये कैंसिलेशन की एंट्री होगी तो विक्रम क्या करेंगे, विक्रम का जो बीपी था, जो इनकी लायबिलिटी थी, वो अब लायबिलिटी नहीं रही क्योंकि उसकी मैच्योरिटी खत्म हो गई है, इसलिए ये बीपी को कर देंगे अपने यहां से डेबिट और इस तरह से इनकी जो बीपी लायबिलिटी थी ये खत्म हो जाएगी और ये फिर से क्रेडिटर बना लेंगे अनिल को अपना, क्योंकि अनिल को पेमेंट जानी थी। अब वो किसी भी कारण से पेमेंट नहीं हुई तो ये क्या करेंगे, फिर से इनको अपना क्रेडिटर बना लेंगे टू अनिल और एंट्री हो जाएगी वही 5,000 रुपीज की ही है। हालांकि इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये वो आगे और केस डिस्कस करेंगे हम। अभी ये डिसऑनर का हो गया, कंटिन्यूएशन में और बढ़ाते हैं। जो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हैं इसके वो मैं कराने की कोशिश करूंगा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो केसेस तो और भी ढेर सारे हो सकते हैं। नोटिंग चार्जेज, नोटिंग चार्जेज क्या होते हैं, ये इसी से रिलेटेड है। जब डिसऑनर होता है, फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक। अब जैसे मान लो अनिल का बिल डिसऑनर हो गया तो अनिल के पास कोई सबूत नहीं है कि भी ये डिसऑनर हो गया, इन्होंने नहीं दिया है। मतलब अनिल अगर कोर्ट में जाना चाहे इनके खिलाफ, विक्रम के खिलाफ, कि भी इनको पैसा देना था और इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि एज पर लॉ बिल के कलेक्शन की ड्यूटी अनिल की है। मान लो अनिल कोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं विक्रम ने समय पे पेमेंट नहीं की मेरी और इसलिए इन पे फाइन लगाया जाए, वो मेरा समय था पेमेंट का, वो टूट गया। तो विक्रम कहेंगे कि मेरे पास इनकी बिल का आया ही नहीं था कोई नोटिस, आता तो मैं जरूर देता, क्यों नहीं देता।
तो अब इनको साबित करना पड़ेगा अनिल को। तो इसलिए ज्यादातर क्या करते हैं, जब ऐसा केस होता है कि मतलब इनको लगता है कि हो सकता है वो डिसऑनर ना हो जाए, ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोर्ट में, जो कोर्ट्स होते हैं, न्यायालय जो होते हैं, वहां पे कुछ एडवोकेट या लॉयर, कुछ लॉयर्स को कोर्ट एक उनको अथॉरिटी देता है नोटरी की, जिसको पब्लिक नोटरी बोलते हैं, कोर्ट्स में मिल जाएंगे पब्लिक नोटरी। तो पब्लिक नोटरी की अथॉरिटी दे देता है। अब अनिल उन वकील से संपर्क करेगा कि भाई आप पब्लिक नोटरी हो, आप पब्लिक को नोटिस भेजते हो, तो देखो मेरा ये पेमेंट नहीं आ रहा है, आप विक्रम को भी नोटिस भेज दो। अब वो लॉ ऑफिसर हैं एक, वो जब इनको जो एडवोकेट हैं, लॉयर हैं कोर्ट से, पब्लिक नोटरी जो है, वो पब्लिक नोटरी विक्रम को नोटिस भेजेंगे पेमेंट करने के लिए। और अगर ये पेमेंट विक्रम नहीं करेंगे तो अब एक कानूनी वो मिल गया हमको, लीगल प्रोटेक्शन मिल गई कि वाकई में हमारे पास सबूत है कि इन्होंने पेमेंट नहीं भेजी है। अब वो नोटरी अपनी कुछ फीस लेता है जिसको नोटिंग चार्ज बोलते हैं। तो जो नोटिंग चार्ज होता है दरअसल उसकी पेमेंट तो करनी पड़ती है शुरू में, कैश में तो पे उसको करना पड़ता है जिसके पास बिल होगा। जैसे अनिल के पास बिल है तो भाई पेमेंट किसको चाहिए, अनिल को चाहिए, तो कोर्ट कौन जाएगा, अनिल जाएगा। तो नोटिंग चार्ज कैश में पे कौन करेगा, अनिल करेगा। लेकिन क्योंकि ये जो नोटिंग चार्ज है अनिल को जो देना पड़ा है, ये विक्रम की वजह से देना पड़ा है, क्योंकि विक्रम ने समय पे पेमेंट नहीं की, इसलिए अनिल इस नोटिंग चार्ज को चार्ज कर लेता है विक्रम से। तो कैसे करते हैं इसकी एंट्री देखिए अब कैसे होती है। ये केस समझ आ गया होगा, नहीं तो इस एग्जाम्पल को पढ़ लें, समझ आ जाएगा। बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे जो बिल था, और नोटिंग चार्जेस 200 अनिल को पे करने पड़े। नेचुरली वही पे करेगा जिसके पास वो बिल है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले देखेंगे हम डिसऑनर के टाइम पे। बाकी एक्सेप्टेंस की एंट्री एज इट इज जैसे अब तक बताएं, केवल डिसऑनर की एंट्री विद नोटिंग चार्ज कैसे होगी। तो जो ड्यू डेट आएगी उसमें एंट्री होगी इसकी मार्च 4 को। मार्च 4 को अनिल की बुक्स में एंट्री क्या होगी, अनिल फिर से अपना डेटर बना लेंगे विक्रम को, क्योंकि ये वही एंट्री हो रही है डिसऑनर वाली, केवल इसमें नोटिंग चार्ज एक बढ़ेगा, उसकी मैं एंट्री कर रहा हूं। विक्रम को ये अपनी बुक्स में फिर से डेटर बना लेगा, और इस बार विक्रम को जो डेबिट बनाएगा ये कहेगा कि 5,000 रुपए तो देखो तुमको बिल के ही देने थे, प्लस 200 तुम्हारी वजह से मुझे चार्ज देना पड़ गया कोर्ट में, इसलिए अब तुम मुझे डेटर हो गए 5,200 से, यानी कि तुम मुझे चुकाओगे 5,200। तो और ये एंट्री यहां पे करेगा टू बीआर, क्योंकि बीआर तो इनका कैंसिल हो गया, और जो बीआर कैंसिल हो गया आपको पता है बीआर की कीमत थी 5,000, और 200 रुपए क्योंकि इसने विक्रम ने कैश में खर्च किए, तो कैश तो किसका कम हुआ, विक्रम का कम हुआ। तो टू कैश, कैश जब कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश जो कम हुआ वो अनिल का हुआ, तो अनिल के यहाँ पे अनिल की बुक्स में हम टू कैश, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बीआर 5,000 का था अनिल का, जो बिल था इसकी एसेट थी वो मैच्योर हो गई, खत्म हो गई, और कैश इसको और देना पड़ गया 200 रुपए, कुल मिलाकर के 5200 रुपए। लेकिन ये मांग लेगा किससे, विक्रम से, क्योंकि इसको इसका बीआर नहीं करना होगा पैसा। अब इसी एंट्री को विक्रम अपने यहाँ किस तरीके से करेगा, विक्रम के यहाँ जब ये एंट्री होगी तो विक्रम के यहाँ एंट्री इस तरीके से होगी, उसी डेट पे एंट्री होगी विक्रम के यहाँ पे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो है वो इनका बिल था 5,000 का, तो 5,000 रुपए से तो इनका बिल कैंसिल हो गया, बीपी कैंसिल हो गया। दूसरा भी ये इन पे एक खर्च पड़ गया, ये जो कैश नोटिंग चार्जेस वाला था, यहाँ पे ध्यान रखना अनिल की बुक में कैश ही लिखेंगे, लेकिन विक्रम ने कैश में तो नहीं दिया, लेकिन ये अल्टीमेट जो खर्चा है वो विक्रम के ऊपर पड़ेगा, इसलिए जो नोटिंग चार्ज खर्चा है वो लिखा जाएगा विक्रम की बुक्स में। जो बायर थे जिन्होंने पेमेंट नहीं दी, जो पेयर थे जिनको पे करना था नोटिंग चार्जेस, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट इनके यहाँ होगा, एंट्री हो जाएगी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, क्योंकि इसके लिए खर्चा है, और ये हो जाएगा खर्चा इनके यहाँ कितने 200 रुपए का, और कुल मिलाकर के अब ये क्रेडिट करेंगे, कुल मिलाकर के ये क्रेडिट करेंगे अपने यहाँ अनिल को। अनिल इनका क्रेडिटर 5,000 से तो था ही, 200 और जो चार्ज पड़ गया वो भी इसके ऊपर जुड़ गया, तो कुल मिलाकर के 5,200 से क्रेडिटर बन गया विक्रम, अनिल। अब मान लो अनिल को बाद में ये पे कर देते हैं, तो उसकी एंट्री भी मैं चलो यहाँ पे एक और एंट्री जोड़ देता हूं। मान लो ये बाद में इसको पे कर देते हैं इस पैसे को, बाद में इनकी सहमति बनी, बातचीत हुई, कोर्ट में गए,
तो लगा कि ठीक है सुलझा देते हैं मामले को, दोनों में एग्रीमेंट बन गया। तो विक्रम कहेगा कि यार पैसे ले लो, कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, 10 तारीख को सहमति बन गई दोनों में, तो 10 तारीख को इन्होंने पेमेंट कर दी इसकी। तो जो पेमेंट होगी उसकी एंट्री सिंपली हो जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे ये एंट्री कर देंगे अनिल डेबिट, क्योंकि अनिल तो अब इनका क्रेडिटर बन चुका था। अब उसकी फाइनल पेमेंट जब करेंगे ये विद नोटिंग चार्ज जो टोटल 5200 बन रहा था, उसकी कैश या बैंक, इस तरीके से एंट्री हो सकती है 5200 और 5200। तो जो क्रेडिटरशिप थी वो यहाँ पे इनकी पूरी हो जाएगी। ठीक ऐसी ही एक एंट्री अनिल की बुक्स में भी होगी जब ये पेमेंट सेटल हो जाएगी, जब ये ड्यू सेटल हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं कि ये होगा बिल सेटल के केस में, व्हेन बिल सेटल्स, यानी कि व्हेन पेमेंट मेड। जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया और मान लो पेमेंट हो गई, तो एंट्री इनके यहां भी बनेगी इसी तरीके की। इसको टोटल 5200 रुपये मिल जाएंगे और 5200 रुपये मिलने की एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा टोटल इनको जो मिल गई 5200 रुपये, और ये क्योंकि विक्रम को इन्होंने डेटर बना लिया था टू विक्रम। देखो जर्नल एंट्री के रूल वही हैं जो अपनी जगह रहते हैं, आप लगाओगे डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहे हैं तो सब वही रह रहे हैं। हाँ केस स्पेशल होते हैं, उनका एक दफे जानकारी हो जाए तो वो सब आसानी से आप एंट्रीज कर लोगे। ये उसी डेट में जिस दिन इनको पैसा मिला सेटलमेंट में, उस दिन ये एंट्री हो जाएगी। उधर जब यहाँ पे पेमेंट हो गई तो उसी दिन इधर भी ये एंट्री यहाँ पे लिख जाएगा कि जब पेमेंट होगी तब ये एंट्री होगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एक केस है, ये वो केस है जब थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दिया है कि अनिल ड्रॉ करते हैं, ये नॉट मतलब ये नोटिंग चार्ज है वो भी जुड़ गया है इसमें। नोटिंग चार्ज 200 यहाँ पे भी जुड़ा हुआ था। अनिल ड्रॉ करते हैं, देखते हैं वही एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ाया शायद। बिल वाज डिसऑनर्ड अनिल, अच्छा ये इसलिए बढ़ाया क्योंकि चेतन की बुक्स में क्या एंट्री होगी। मान लो ये चेतन को अगर ऐसा बिल हो, वो बिल तो पिछला था अनिल के पास ही था और डिसऑनर हो गया था। ये जो केस था हमारा ये था कि अनिल ने बिल ड्रॉ किया था विक्रम को 2 महीने का, विक्रम ने बिल एक्सेप्ट किया और ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो अनिल ने वो और आगे बढ़ा दिया था वो बिल, और अब अगर डिसऑनर होता है तो क्या होता, अनिल ने ड्रॉ किया बिल 1 जनवरी 2020 को विक्रम पर 2 महीने का 5000 का, विक्रम ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब बिल वो बन गया। 15 जनवरी 2020 को बिल एंडोर्स हो गया चेतन के फेवर में, यानी कि अनिल ने चेतन को दे दिया, चेतन की पेमेंट करनी थी, अनिल का क्रेडिटर था। लेकिन अब ये बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस 200 इस बार देने पड़ेंगे किसको, चेतन को, क्योंकि इस बार ये पैसा ये बिल किसके पास है, चेतन की है, तो इस बार चेतन देगा। लेकिन एंट्री इस केस में क्या था कि अनिल ने ये बिल आगे दे दिया था चेतन को, चेतन अनिल का क्रेडिटर था। अब चेतन को ये 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के पे करने पड़ गए, तो चेतन अपने यहाँ बुक्स में क्या एंट्री करेंगे। अब क्योंकि चेतन को तो ये बिल मिला था अनिल से, तो चेतन अनिल से मांगेगा, ये हमेशा याद रखना, वो अपने ही डेटर से मांगेगा, डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा वहां। तो ये अनिल से कहेगा और अनिल को अपने बुक्स में डेबिट कर लेगा कि भाई तुम्हारे ग्राहक का बिल था, पेमेंट नहीं हुई है, तुम मुझे पैसा दो। और ये पूरे 5000 बिल के और 200 रुपए जो चेतन को इस बार कैश में खर्च करने पड़ गए नोटरी चार्ज, वो पूरे अनिल से वसूल करेगा और एंट्री हो जाएगी अनिल डेबिट 5200। और जो बीआर था इनके यहाँ, इनका बीआर कैंसिल हो ही गया है, तो बीआर टू बीआर लिखेगा, बीआर को कैंसिल कर देगा, मतलब इसकी जो एसेट थी खत्म हो गई 5000 की, तो उसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। दूसरा इनको कैश देना पड़ा था, तो इसलिए कैश क्योंकि इस बार चेतन को देना पड़ा था तो इसका कैश चला गया था वो पब्लिक नोटरी को 200 रुपये देने में, तो इसलिए ये 200 रुपये इसके कम हुए, तो इसके यहाँ क्रेडिट हो रहे हैं। लेकिन ये वसूल किससे रहा, अनिल से। अच्छा अब अनिल किससे वसूल लेगा, अनिल क्या करेगा इस एंट्री को, अनिल फिर उससे वसूल लेगा बदले में, अनिल वसूल लेगा इसको विक्रम से, तो ये विक्रम को डेटर बना लेगा और एंट्री हो जाएगी
विक्रम डेबिट, क्योंकि इसको पता है कि ये तो विक्रम का बिल था। विक्रम से कहेगा कि भाई तुम लाओ 5200, तुम्हारी वजह से वो बिल कैंसिल हो गया, मुझे 5200 देने। वो अनिल क्या करेगा, विक्रम को डेटर बना लेगा अपना 5200 से, क्योंकि अल्टीमेटली ये 5000 प्लस 200 नोटिंग चार्ज कुल मिलाकर के 5200 से मांगेगा, और क्रेडिट कर देगा चेतन से। तो टू चेतन कर देगा 5200, चेतन को फिर से अपना क्रेडिटर बना लेगा। तो इस तरीके से एंट्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल का रिन्यूअल होना। रिन्यूअल होता है कभी कभी क्या होता है कि जैसे बिल की डेट आने वाली है, नजदीक आ गई, और जो डेटर है, जो कस्टमर है, वो जो पेयर है, जिसको पैसा पे करना है, वो उसको लगता है कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा इस डेट पर। तो वो क्या करता है कि बिल के जो मैच्योरिटी डेट है उसके आने से पहले ही अप्रोच कर देता है अनिल को कि भी ऐसा करो, एक नया बिल 1 महीना और दे दो, मुझे 1 महीना और दे दो, मतलब जो पुराना बिल है वो कैंसिल कर दो, एक नया बिल इशू कर दो 1 महीने के लिए, क्योंकि मैं पे नहीं कर सकता हूं पैसा। और अनिल एग्री कर गया इसकी बात को कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, 1 महीने का नया बिल बना देते हैं और पुराने बिल को कैंसिल कर लेते हैं। अब चाहे यहाँ पे लिखा हो कैंसिल करना या नहीं लिखा हो, अगर मान लो नया बिल इशू हो रहा है पुराने की जगह, तो पुराना ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, और उसकी एंट्री वही होती है जो डिसऑनर वाले की होती है। तो इसके साथ ही साथ क्योंकि 1 महीने एक्सटेंशन मांग रहा है, तो कई दफे आपस में तय कर लेते हैं कि भाई एक्सटेंशन मांग रहे हो तो देखो तुम पे ब्याज लगेगा। विक्रम को ये डेटर फिर से बना लेंगे, पुराने बिल के कैंसिलेशन जैसी ही एंट्री होगी, और इसका जो बिल था BR वो कैंसिल हो गया, उसके कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी। अनिल के लिए BR था 5000 रुपए का, तो एज इट इज कैंसिल हुआ है इस बार, केवल 5000 रुपए के कैंसिलेशन की एंट्री होगी, और नए बिल के इशू की एंट्री हो जाएगी। बस नए बिल के जो इशू की एंट्री होगी वो जिस डेट पर इशू करेंगे, जैसे मान लो 4 मार्च को इन्होंने अप्रोच किया था, तो 4 मार्च की डेट में ही एक नया बिल इनकी तरफ से इशू हो जाएगा, और नए बिल इशू करने की एंट्री हो जाएगी फिर से एक BR अकाउंट डेबिट, ये जितने दिन का होगा उतने दिन के लिए एक नया बिल ये फिर से 5000 का बना देगा। ये बिल ब्याज समेत भी हो सकता है नया बिल, और ब्याज के बिना भी हो सकता है। कई दफा ये क्या करते हैं कि कैश में पे कर देता है कि भाई जो 100 रुपए ब्याज का है वो अलग से कैश में पे कर रहा है, तो बिल जो है BR वो 5000 रुपए का ही बनेगा, और अनिल को अलग से मिल जाएंगे 100 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे कैश अनिल को मिल रहा है, जो ब्याज के लिए मिलेगा वो कैश मिलेगा, और कैश मिल रहा है 100 रुपए, तो उसकी एंट्री इस तरीके से अलग से हो जाएगी। बाकी नीचे क्रेडिट कर देंगे ये टू जो विक्रम को डेटर बनाया था कैंसिल होने पर, उसको फिर से ये विक्रम को क्रेडिट कर देगा टू विक्रम 5000 रुपए से क्रेडिट साइड में हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट के 100 रुपए मिले हैं वो इसके लिए इनकम है, इसलिए उसकी इनकम की एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे इनकम है इसके लिए 100 रुपए। बस यही एंट्रीज बाद में विक्रम के यहाँ पे होंगी। विक्रम के यहाँ जिस तरीके से कैंसिलेशन की एंट्री होनी थी, इनके यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा बिल। पहले पुराना बिल जो है उसकी एंट्री कैंसिलेशन की होगी, पुराना बिल जब कैंसिल होगा तो जो BP है इसका वो डेबिट हो जाएगा, इस तरीके से पुराना बिल हो जाएगा इसका कैंसिल। क्रेडिट कर लेंगे अनिल को क्रेडिट कर लेंगे, ये पुराने बिल के कैंसिलेशन की एंट्री होगी पहले, साथ ही नया बिल जो इशू होगा और जो ब्याज इसको पेमेंट करना पड़ेगा उसकी एंट्री हो जाएगी। यही मार्च 4 को ही उसकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे उसमें एंट्री अनिल जो इसका क्रेडिटर था उसको फिर से ये डेबिट करके उनका हिसाब पूरा करना पड़ेगा इसको। दूसरा, इसको ये जो इंटरेस्ट है विक्रम के लिए खर्चा है, तो ये इस इंटरेस्ट को लिखेगा जो 100 रुपए देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा है, इसके लिए खर्चा है 100 रुपए का इंटरेस्ट, तो 100 रुपए ब्याज इसके लिए एक्सपेंस हो गया, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रेडिट साइड में इन्होंने नया BP
इसके लिए बन गया, और जो नया बीपी बना है वो 5000 से बना है, और इसको कैश में देना पड़ा पैसा, तो कैश हो जाएगा 100 रुपये, जो इसको पेमेंट करनी पड़ी इंटरेस्ट के लिए। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएंगी। और एक केस लास्ट और रह गया इसमें, रिटायरिंग ऑफ बिल। कई दफे समय से पहले बिल की पेमेंट हो जाती है। अब चाहे रिटायरिंग ऑफ बिल हो, अगर बिल रिटायर होगा, ये जो केस था रिन्यू कराया था बिल, तो हाँ, रिटायरिंग ऑफ बिल का मतलब होता है कि समय से पहले पेमेंट हो जाना। इसमें क्या हुआ है कि अनिल का जो बिल था विक्रम पे, सेम एग्जांपल में ही हम अगला केस ले रहे हैं, रिटायरिंग ऑफ बिल का समय से पहले दे देता पैसा। विक्रम ने अप्रोच किया 4 फरवरी को कि भी 12% रिबेट पे आप ले लो पहले ही, मेरे पास पहले ही इकट्ठा हो गया है। तो ऐसे 1 जनवरी का जो बिल था, इसकी पेमेंट तो 2 महीने का बिल था, 4 मार्च को होनी थी, लेकिन 4 फरवरी यानी कि पेमेंट से 1 महीने पहले। तो पेमेंट से 1 महीने पहले ही इन्होंने कहा कि भाई मैं पैसे देना चाह रहा हूं, तो इस केस को कहते हैं रिटायर करना, समय से पहले पेमेंट मिल जाना। अब मान लो इसने एक्सेप्ट भी कर लिया अनिल ने, तो समय से पहले पेमेंट मिलने की एंट्री हो जाएगी, और बस पेमेंट मिलने की जो एंट्री बनती है सिंपली बनेगी यहाँ पे केवल कैश अकाउंट डेबिट। इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है साफ साफ, रिबेट इसको देना पड़ रहा है, पहले पैसा मिल रहा है, तो ठीक है, ये भी रेडी हो गया कि रिबेट अलाउड लिख देगा, इसने रिबेट दी है ये, तो रिबेट अलाउड हो गई। यहाँ पे कैश तो मिल गया इनको, कितना 5000 रुपए थे, लेकिन 12% पर एनम कट जाएगा ब्याज। अब 12% पर एनम सालाना है, तो अगर मंथली हम कहेंगे तो 1% रहेगा, और 1 महीने का है, इसलिए 1% मंथली जब लगाएंगे हम 5000 पे, तो ये 50 रुपये बैठेगा डिस्काउंट। तो कुल मिलाकर के इनको जो पैसा मिलेगा वो 4950 मिलेगा, और रिबेट अलाउ कर दी 50 रुपये की, क्योंकि रिबेट इसके लिए अब खर्चा हो गया, तो डेबिट हो गई इनके यहाँ पे। समय से पहले पैसे मिल रहा था, इसलिए इसने स्वीकार भी कर लिया। इधर पेमेंट इतना तो कैश आया, और 2 इनका जो BR था वो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा 5000 से। तो ये एंट्री बिल रिटायर की होती है। इसी टाइप की एक एंट्री विक्रम के यहाँ पे होगी, इसी रिटायरमेंट की। विक्रम के यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रिटायर करने की, कि BP, इनका जो BP था वो पूरा का पूरा सेटल हो गया, तो BP सेटल करने की एंट्री कर देंगे, ये BP को डेबिट कर देंगे, BP को डेबिट ये कर देंगे, एंट्री हो जाएगी। BP को डेबिट कर देंगे, पूरा 5000 का इनका जो BP था वो समय से पहले रिटायर हो गया, और इनको जो कैश देना पड़ा वो कम देना पड़ा, तो कैश जो कम देना पड़ा उसकी एंट्री ये यहाँ पे कर देंगे, जितना कम दिया है। तो कैश टू कैश, कैश इनको देना पड़ा 4950 का, और साथ ही साथ टू रिबेट, अब इनको रिबेट मिल गई है, छूट मिल गई है, इनको बेनिफिट हो गया, तो ये लिख देंगे टू रिबेट रिसीव्ड। कैलकुलेशन में कोई कमी हो तो उसको सही कर लेना, बाकी कोई ऐसा है नहीं इशू। इधर यहाँ पे आ जाएगा 50 रुपये, तो इस तरीके से मैच्योर की हो गई। अब एक लास्ट और होता है बहुत महत्वपूर्ण, एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल होते हैं जब सहायता के लिए एक फ्रेंड को जरूरत है पैसे की, वो दूसरे फ्रेंड से मिलता है, जैसे अनिल और विक्रम, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, और ये अब लास्ट टॉपिक है आज का। अनिल और विक्रम फ्रेंड्स हैं, विक्रम को जरूरत है 10,000 रुपए की, तो वो कॉन्टेक्ट करता अनिल से। अब अनिल कहता है यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक तरीका है मेरे पास। अनिल कहता है कि एक तरीका है मेरे पास कि तुम एक बिल ड्रॉ कर दो मुझ पे, ऐसा मान करके कि मुझ पे तुम्हारे ऊपर उधार है नहीं, लेकिन मान लो, और उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब विक्रम ने वैसा ही किया, विक्रम ने कहा ठीक है यार मैं तुम पे बिल लिख देता हूं 2 महीने का, 1 जनवरी 2020 को। अनिल एक्सेप्ट कर लेता है बिल। 4 जनवरी 2020 को विक्रम ने डिस्काउंट कराया ये बिल अपने बैंक से, और 9800 रुपए मिल गए इनको, तो इनका काम चल गया। और जब समय आया पेमेंट का, तो क्योंकि ये बिल लिखा गया था किसके, अनिल के ऊपर, तो अनिल को इसने विक्रम ने भेज दिए 10,000 रुपए, और अनिल ने वो बैंक में जमा कर दिए, तो मामला सेटल हो गया। तो ऐसे केस में देखें, यहाँ पे देखें, ये जो बिल लिखा था ये विक्रम ने लिखा था 10,000 का, तो एंट्री की शुरुआत जो हम करेंगे वो विक्रम से कर देंगे पहले।
एग्जाम्पल के हिसाब से है, बस वो देखना है। तो जब बिल लिखा जाएगा तो बिल लिखने की एंट्री तो वैसे ही होगी जैसे पहले केस में थी, एंट्री हो जाएगी बिल लिखने की BR। इस बार अब ये इसको BR बन जाएगा और इसलिए BR अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितने रुपए की जरूरत थी उतने का इन्होंने बिल लिख दिया, बिल लिख दिया 10,000 का। अब इसके जो फ्रेंड थे उसने मान लिया कि चलो ठीक है मान लेते हैं, तो इसने अपने फ्रेंड को क्रेडिट कर दिया टू अनिल। अब एक तरह से अनिल इसका क्रेडिटर बन गया। ऐसा करने के बाद अनिल ने मदद कर दी कि तुम बिल लिख दो। अब विक्रम के पास जो बिल आ गया, इस बिल को लेकर के विक्रम पहुंच गया बैंक में और बैंक वालों से कहा, यहाँ पे 4 जनवरी दी है, मान लो 4 जनवरी को, जनवरी 4 को ये बैंक पहुंच गया। बैंक वालों से कहा कि यार मुझे कैश चाहिए और मेरा ग्राहक है एक अनिल है नहीं, लेकिन उन्होंने जो अपना बनाया था प्लान उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया मेरा ग्राहक है अनिल, अनिल देगा 10,000 रुपये 2 महीने बाद। तो बैंक वालों ने कहा ठीक है हम तो आपकी गारंटी पे दे रहे हैं इसलिए दे देते हैं। तो 9,800 रुपये उन्होंने इसको दे दिए और 200 रुपये डिस्काउंट काट लिया। तो डिस्काउंट विक्रम को खर्चा लगेगा क्योंकि इसका काम हुआ है, तो डिस्काउंट जो हो गया वो डिस्काउंट यहाँ पे 200 रुपये इसको बियर करना पड़ेगा, लेकिन इसको पैसा मिल गया, पैसा मिला और इसका जो BR था वो अब खत्म हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने इसका डिस्काउंट का बेनिफिट लिया 10,000। अब इसका कहो कि जो पेमेंट का जब समय आया, तो क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा तो इसी को देना था विक्रम को ही, अनिल को तो पे करना नहीं है, तो समय से ही इसने ये पैसा 10,000 रुपये भेज दिया उसके पास, अनिल के पास। तो एंट्री हो जाएगी मार्च 4 को, जब मैच्योरिटी की डेट आई उस समय इसने पैसा भेज दिया। जब पैसा भेजेगा तो एंट्री करेगा अनिल डेबिट, अनिल के पास भेज रहा है तो अनिल को डेटर बना लिया और टू कैश। अब याद रखना ये पूरा कैश देगा 10,000, क्योंकि इसकी जरूरत थी, वो 200 रुपये इसी को बियर करने पड़ेंगे, उसने तो केवल मदद की थी अनिल ने। अनिल के पास ये 10,000 रुपये भेजेगा। अब यहाँ पे एंट्री में जरा नोट करना, देखो किस तरीके से सारा काम सेटल हो गया। इसने BR बनाया, वो BR यहाँ कैंसिल हो गया। अनिल को इसने क्रेडिटर दिखाया था 10,000 का, आज 4 मार्च को अनिल को डेबिट कर दिया, तो अनिल का भी हिसाब खत्म हो गया, अकाउंट से खत्म हो गया, BR पहले ही खत्म हो गया था। अल्टीमेटली हुआ क्या, कैश मिले थे इसको 9800, जिसका इसको डिस्काउंट बियर करना पड़ा खर्च 200, और आज इसने वो कैश पे कर दिया। तो इसका 10,000 का काम चल गया, 200 रुपये इसका खर्च लगा, ये सारा इसका ट्रीटमेंट रहा। अच्छा, अनिल के यहाँ भी इसकी एंट्री होगी, चाहे अकोमोडेशन बिल है लेकिन एंट्री जरूर होगी। एंट्री क्या होगी, जब इस पे अनिल पे बिल लिखा गया था तो उस टाइम पे इसने ये एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसके लिए ये BP बन गया था, और इसके लिए ये एंट्री करता अपने बुक्स में, विक्रम को डेबिट करता और यहाँ पे लिखता टू BP, और इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। 10,000 का बिल इन्होंने मान लिया था उसका, अब इसको कुछ नहीं करना पड़ा। बाद में जब ड्यू डेट आई तो इसके पास ये 10,000 रुपये किससे आ गया, ये विक्रम से आ गया। जब विक्रम से आ गया तो इसने एंट्री कर दी, ये मार्च 4 को इसको पैसा मिल गया, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और ये कैश कहाँ से आया, ये विक्रम से आया, विक्रम से आया तो इन्होंने लिख दिया टू विक्रम। जो विक्रम डेबिट किया था इसने वो अब क्रेडिट किया, तो हिसाबों इसका बुक्स में इसका हिसाब समाप्त हो गया विक्रम के साथ जो लेन देन था। और अब इसका जो BP इसके ऊपर खड़ा हुआ है, इसकी ये बैंक वालों को पेमेंट कर देगा, और उस पेमेंट के पैसे भी विक्रम से आ गए थे, तो उसकी एंट्री कर देगा पेमेंट की एंट्री यहाँ पे, ये पेमेंट की एंट्री कर देगा। पेमेंट के लिए यहाँ पे लिखेगा, ये अपना जो BP था वो इसका BP कैंसिल हो जाएगा और ये पेमेंट अपने बैंक को कर देगा, यानी कि कैश जमा कर देगा बैंक के पास। इस तरीके से जो कैश इसके पास आया था वो चला गया, वो खत्म हो गया, BP जब वो कैंसिल हो गया, विक्रम था वो कैंसिल हो गया, और इसने अपने दोस्त की मदद कर दी। इस तरीके से एकोमोडेशन बिल्स की एंट्री करते हैं। और